हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोगों ने मेरे पुराने लेक्चर्स देखे होंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के मैंने बनाए थे, है ना। और ऑर्गेनिक में भी मैंने जीओसी और आइसोटोप के बनाए थे। आप उनको देखो, उनको लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, आज मैं आपको फिजिकल केमिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके काफी सारे क्वेश्चंस एंट्रेंस एग्जामिनेशन में लाइक JEE एंड नीट एट JEE एडवांस में आते हैं। ठीक है, तो हम उस चैप्टर को देखेंगे। ठीक है, तो हेडिंग देते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो कोई भी केमिकल रिएक्शंस जो है वो दो टाइप की हो सकती है। केमिकल रिएक्शंस की बात करेंगे तो केमिकल रिएक्शंस जो है दो टाइप की हो सकती है। तो केमिकल रिएक्शंस देखिए, अगर हम दिस इज irreversible reaction, it's a irreversible reaction, and second one is reversible reaction. Reversible reaction, there are two types. Irreversible reaction की बात करें तो ये रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में हो सकती है। जैसे कि दोनों डायरेक्शन में नहीं हो सकती। जैसे A प्लस बी C प्लस डी का फॉर्मेशन कर रहा है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। तो इसमें रिएक्टेंट जो है कंबाइन करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है, लेकिन प्रोडक्ट अगेन कंबाइन करके रिएक्टेंट का फॉर्मेशन नहीं कर रहा है। दिस इज सेड टू बी द इररिवर्सिबल रिएक्शन। और रिवर्सिबल रिएक्शंस की बात करें तो रिवर्सिबल रिएक्शन दो तरह की हो सकती है, ये भी जो होती है, जैसे ये दोनों डायरेक्शन में होती है। जैसे A प्लस बी कंबाइन करके C प्लस डी बना रहा है, एंड C प्लस डी अगेन कंबाइन करके A प्लस बी बना रहा है। इसको हम लोग देखो, ये डबल एरो का साइन दिखाया है। डबल एरो का मतलब ये होता है कि रिएक्शन दो डायरेक्शन में प्रोसीड कर सकती है। ठीक है, तो इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, हम एक ही टाइप की दो टाइप की रिएक्शन देखेंगे इसमें। हालांकि आपको चैप्टर में रिवर्सिबल रिएक्शंस के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इररिवर्सिबल रिएक्शंस की। इररिवर्सिबल रिएक्शंस देखें, डायरेक्शन विच ओनली प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में हो सकती है, जैसा कि मैंने आपको बताया। ठीक है, तो इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहला एग्जांपल है इसमें, वो है कंबशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन की बात करते हैं। इसमें क्या हो रहा है, CH4 प्लस O2, इसी फॉर्मेशन ऑफ CO2 प्लस H2O। ये गैस के फॉर्म में निकल रहा है, मीथेन गैस ऑक्सीजन गैस से कंबाइन कर रही है। ठीक है, और इट विल फॉर्म CO2 गैस प्लस H2O लिक्विड, एंड CO2 है ना, ये गैस जो है ये एटमॉस्फेयर में बाहर निकल जाती है। तो ये वापस ये रिएक्शन नहीं हो सकती, क्योंकि CO2 गैस एटमॉस्फेयर में चली जा रही है, तो रिएक्शन दो डायरेक्शन में नहीं आ सकती। तो इसी ये कंबशन रिएक्शन इज एग्जांपल ऑफ इररिवर्सिबल रिएक्शन, राइट। दूसरी इसमें जो रिएक्शन होती है वो है रॉक्स रिएक्शन। रॉक्स रिएक्शन की बात करते हैं। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन में देखते हैं तो जैसे आप कोई भी रिडॉक्स रिएक्शन ले लो, जैसे मान लो MnO4 माइनस प्लस C2O4 माइनस 2 प्लस H प्लस, दिस इज कन्वर्टिंग इनटू Mn प्लस 2 प्लस CO2। ठीक है, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन है ना। ये इसमें ये Mn प्लस 7 से प्लस 2 में जा रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है, और यहाँ पर ये कार्बन जो है प्लस 3 से प्लस 4 में जा रहा है। ठीक है, तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, दिस रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये रिएक्शन भी रिवर्सिबल नहीं होती है। ठीक है, ये डायरेक्शन भी एक ही डायरेक्शन में जाती है रिएक्शन। तीसरी टाइप की रिएक्शन जो इरिवर्सिबल होती है, दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। हेडिंग देते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन का एग्जांपल ले रहे हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की बात करें Na2CO3
प्लस CaCl2 ले लेते हैं, प्लस CaCl2, इट विल फॉर्म CaCO3 सॉलिड प्लस NaCl। ठीक है, ये रिएक्शन क्या होती है, ये यूनिट डायरेक्शनल है, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है पीपीटी के फॉर्म में, ये पीपीटी फॉर्म कर लेता है। ठीक है, इसी रिएक्शन एक ही डायरेक्शन में जाती है। तो जो भी रिएक्शन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाती है, सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है, बैकवर्ड में नहीं आती, दैट इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका रिवर्सिबल रिएक्शन। जैसा कि मैंने आपको बताया, रिवर्सिबल रिएक्शन दो डायरेक्शन में जा सकती है। रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन, इसमें क्या होता है, जैसे H2 गैस प्लस I2 गैस, इट इज कन्वर्टिंग इनटू HI गैस। ठीक है, तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि H2 हाइड्रोजन और आयोडीन कंबाइन कर HI फॉर्म कर रहा है, HI अगेन डिकम्पोज करके H2 प्लस I2 फॉर्म कर रहा है ना। तो ये रिएक्शन दो डायरेक्शन में जाएगी, दिस इज एग्जांपल ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन जो है हो सकती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखें तो एसिड और बेस आपस में कंबाइन करके क्या बनाते हैं, एसिड वाटर, सोडियम एसिड प्लस वाटर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। इसमें एसिड और बेस सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है, और सॉल्ट प्लस वाटर अगेन कंबाइन करके एसिड प्लस बेस बना लेता है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो कि एसिड बेस कंबाइन सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट और वाटर आपस में कंबाइन करके एसिड प्लस बेस। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो होती है वो है ना, दे आर द एग्जांपल ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शंस। ठीक है, तीसरा इसमें और भी एग्जांपल ले सकते हो, PCl5 गैस कन्वर्टिंग इनटू PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका जो हो गया, दिस इज एग्जांपल ऑफ दिस इज एग्जांपल ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। तो ये सारी रिएक्शन जो है दिस इज रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, चौथा इसमें एग्जांपल आप ये भी ले सकते हो, दैट इज अमोनिया डिकम्पोज इनटू दी N2 गैस प्लस 3H2 गैस, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन। नाइट्रोजन अमोनिया डिकम्पोज करके N2 प्लस H2 बनाते हैं, और N2 प्लस H2 कंबाइन करके अमोनिया फॉर्म करता है। तो दिस इज ऑल्सो द एग्जांपल ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। अब हम इसके बाद देखेंगे कि इक्विलिब्रियम जो हो सकता है और कहाँ कहाँ हो सकता है, कि इक्विलिब्रियम में क्या होता है। रिवर्सिबल इक्वेशन दो तरह की हो सकती है। रिवर्सिबल इक्वेशन एक हो सकता है होमोजेनियस, होमोजेनियस, एंड दूसरा इसमें हो सकता है हेट्रोजीनियस, है ना, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। होमोजेनियस में क्या होता है कि जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट होते हैं दोनों सेम फेज में होते हैं, दे आर इन द सेम फेज। जैसे कि होमोजेनियस में अगर देखा जाए, इसके एग्जांपल्स इसमें आप कह सकते हो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इन द सेम फेज, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इन द सेम फेज, आर इन द सेम फेज। ठीक है, सेम फेज। जैसे फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस कंबाइन करके NO गैस का फॉर्म, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन होना। तो ये रिएक्टेंट जो है यहाँ पर गैसेस फॉर्म में है और प्रोडक्ट भी गैसेस फॉर्म में है, यानी दोनों का फेज सेम है। दिस इन द गैसेस फॉर्म एंड दिस आल्सो इन द गैसेस फॉर्म, बोथ आर इन द सेम फेज, सो दे आर द एग्जांपल्स ऑफ होमोजेनियस केमिकल इक्विलिब्रियम। और हेट्रोजीनियस की बात करते हैं। हेट्रोजीनियस में क्या होता है कि दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो फेज होते हैं दोनों के सेम नहीं होते हैं, यानी आप कह सकते हो कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट आर नॉट इन द सेम फेज, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर नॉट इन सेम फेज। ठीक है, नॉट इन द सेम फेज। जैसे आप कह सकते हो कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज करता है इसमें
तो आप इसमें देख सकते हो कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो सॉलिड फॉर्म में है, ये सॉलिड है, ये सॉलिड है और ये गैस है। तो आप ये कह सकते हो दोनों सेम फेज में नहीं है, ठीक है। इसलिए दिस इज एग्जांपल ऑफ हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम। अब जैसे मान लो FeO गैस, Fe solid plus CO2, they are not in the same phase, they are example of heterogeneous equilibrium, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि Fe जो है यहाँ पर सॉलिड फॉर्म में है, दिस इज सॉलिड फॉर्म, और ये सब जो है ये गैसेस फॉर्म में, ठीक है। ठीक है, अब हम इसके बाद देखते हैं इसके कुछ कॉन्सेप्ट केमिकल इक्विलिब्रियम देखेंगे एक बार, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें आप देखोगे क्या होता है, जैसे मान लो PCl5 डिसोसिएट इनटू दी PCl3 प्लस Cl2, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हो रहा है कि, है ना, PCl5 जो है वो डिसोसिएट हो रहा है PCl3 प्लस Cl2 में, एंड PCl3 और Cl2 अगेन कंबाइन करके टू फॉर्म PCl5, ये PCl5 का फॉर्मेशन करते हैं। तो रिएक्शन क्या हो रही है, दोनों डायरेक्शन में जा रही है ना। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। यानी आप इसमें ऐसा भी कर सकते हो कि रिएक्शन जिस रेट से आगे जा रही होगी उसी रेट से पीछे भी आ रही होगी, है ना। तो आप कह सकते हो इसके अंदर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, दिस विल बिकम इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, रिएक्शन जिस रेट से आगे जा रही है उसी रेट से पीछे भी आ रही है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। इसमें हम ग्राफ्स के मीडियम से भी इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी हम इसको कर सकते हैं। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो देखेंगे अभी हम लोग। तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंट ग्राफ्स में इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें देखेंगे रेट वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, रेट वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। इसमें क्या हो रहा है कि रेट जो है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इंक्रीज विद टाइम, मतलब डिक्रीज कर रहा है, और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इंक्रीज विद टाइम, ठीक है। जैसे आप इसमें देख सकते हो कि N2 गैस प्लस 3H2 गैस कन्वर्टिंग इनटू अमोनिया गैस, नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस कंबाइन करके अमोनिया गैस का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसमें ये देखो ये रिएक्शन जो हो रही है ये फॉरवर्ड रिएक्शन में है, ये रिएक्टेंट है। आप इसका ये ग्राफ जो हमने बनाया है ये रिएक्टेंट का ग्राफ है और ये प्रोडक्ट का ग्राफ है, ठीक है। ये प्रोडक्ट का ग्राफ है, नहीं एक मिनट, ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट का टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है, और ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है। और जिस टाइम पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बिकम इक्वल टू, ये जो टाइम है ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, जिस टाइम, इस टाइम पर क्या होता है इक्विलिब्रियम फॉर्म हो जाती है। यानी जिस समय रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ये आगे जब रिएक्शन जा रही है, ठीक है, तो N2 प्लस H2 है, इट विल फॉर्म अमोनिया, ठीक है। और अमोनिया अगेन डिकम्पोज होने के बाद इट विल फॉर्म N2 प्लस 3H2, ये फॉर्म होती है। तो इस तरह से रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन दोनों का इक्वल हो जाता है, जिससे ग्राफ से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रेट वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है। इसको एक ग्राफ के मैनर से और भी बता सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, है ना। इसका कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में ग्राफ देखें तो क्या होगा,
कंसंट्रेशन का ग्राफ अगर हम देखें, इजी प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, ये कंसंट्रेशन है, ठीक है। तो कंसंट्रेशन जो होता है, आप देखोगे इसमें 3 टाइप के ग्राफ आ सकते हैं, जैसा कि आप इसमें देखोगे कि ये कंसंट्रेशन जो है ऐसा भी ग्राफ हो सकता है, कंसंट्रेशन वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, ठीक है। इसमें आप ध्यान दोगे ऐसा भी ग्राफ हो सकता है, और तीसरा ग्राफ इसमें ऐसा हो सकता है कि कंसंट्रेशन वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, ठीक है। ये ग्राफ ऐसा हो सकता है, ठीक है। ये ग्राफ कैसे हो सकते हैं वो देखेंगे हम इसमें। इस टाइम पे इक्विलिब्रियम फॉर्म हो रहा है इसके अंदर, इसमें हम देखते हैं, देखो इसमें क्या होता है, जैसे रिएक्टेंट के का कंसंट्रेशन टाइम के साथ इंक्रीज करता है, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज करता है, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे कि, ठीक है, जैसे इसमें आप देख सकते हो कि A प्लस बी, जैसे मान लो C प्लस डी का फॉर्मेशन कर रहा है, ये रिएक्शन है, ठीक है। अब इसमें देखो, इसके अगर हम 4 मोल ले लेते हैं, ये इनिशियल मोल की बात करें, इनिशियल मोल जो होता है इसके 4 मोल ले लेते हैं, इसके भी 4 मोल ले लेते हैं, और ये 0 मोल होते हैं, 4 मोल दोनों के लिए हमने। अब इसके बाद देखो इक्विलिब्रियम मोल की बात करें, इक्विलिब्रियम मोल, ये 4 माइनस एक्स, 4 माइनस एक्स की जगह पर हम यहाँ पर 2 ले सकते हैं, 2, 4 माइनस 2, 2 एंड 2। तो आप देख सकते हो इक्विलिब्रियम पर दोनों के मोल इक्वल है, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के मोल इक्वल है। इसके 2 मोल्स हो गए, ये भी 2 मोल्स हो गया, ये भी 2 मोल हो गया, ये भी 2 मोल हो गया। यानी कि आप कह सकते हो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा है और प्रोडक्ट कंसंट्रेशन टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। और जहां पर दोनों इक्वल हो जाते हैं वो इक्विलिब्रियम का फॉर्मेशन हुआ। इसमें देखो ऐसा भी हो सकता है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, तो इसमें आप देखोगे कि ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, A प्लस बी C प्लस डी का फॉर्मेशन हो रहा है। इसके इनिशियल मोल हम देखें तो इसके मोल मान लो 4 लेते हैं, इसके भी 4 मोल ले लेते हैं, ये 0 है, ठीक है। इसमें इक्विलिब्रियम मोल हम ऐसा लिख सकते हैं, इक्विलिब्रियम मोल इसके 1 मोल डिक्रीज करके 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 एंड दिस इज 1 1। तो प्रोडक्ट के मोल इंक्रीज, रिएक्टेंट के मोल डिक्रीज कर गए, प्रोडक्ट के मोल इंक्रीज कर गए। तो यहाँ पर इसके जो मोल्स हैं वो 3 है, यानी रिएक्टेंट का मोल इक्विलिब्रियम पर ज्यादा है और यहाँ पर प्रोडक्ट का मोल कम है। तो ये वाला ग्राफ हो गया, ये ग्राफ सारे प्रेजेंटेशन नहीं देखा इसका, ठीक है। और इसमें ऐसा भी हो सकता है कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन समय के साथ तो है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ठीक है। इसमें क्या हो सकता है, जैसे मान लो A प्लस बी C प्लस डी है, इसके इनिशियल मोल हम लेते हैं, इनिशियल मोल ये 4 4 है, ये 0 है। इक्विलिब्रियम मोल की बात करें तो हो जाएगा 4 माइनस 3, 4 माइनस 3, ठीक है, 3 3। यानी कि आप प्रोडक्ट का मोल ज्यादा है इक्विलिब्रियम पे, है ना, और रिएक्टेंट का मोल कम है, यानी ये 1 1 है और ये 3 3 है, यानी प्रोडक्ट के मोल ज्यादा भी हो सकते हैं इक्विलिब्रियम पे। तो ये तीनों केस हो सकते हैं, ये तीनों ग्राफ हमने बनाया है, ये तीनों सही है ना। इक्विलिब्रियम के मोल, इक्विलिब्रियम का कंसंट्रेशन
रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन दोनों इक्वल हो जाए, रिएक्टेंट का ज्यादा है ना, रिएक्टेंट का ज्यादा है यानी कि ये टाइम पर इक्विलिब्रियम फॉर्म हुई है, दिस एट दिस टाइम इक्विलिब्रियम इज फॉर्म। ठीक है, इस तरह से ये ग्राफ से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसके बाद देखते हैं कि नेचर में अगर देखा जाए तो इक्विलिब्रियम कहाँ एग्जिस्ट करती है, नेचर में अगर देखा जाए। अब इसके बाद देखते हैं इक्विलिब्रियम इन फिजिकल प्रोसेस, इक्विलिब्रियम इन फिजिकल प्रोसेस। इक्विलिब्रियम इन फिजिकल प्रोसेस, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं तो जो इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर सकता है, सॉलिड लिक्विड और लिक्विड के बीच में, ठीक है, लिक्विड और ये गैस, इसके बीच में भी इक्विलिब्रियम हो सकता है, ठीक है। तो इसमें देखो क्या हो सकता है, ये जैसा कि आप कोई भी आइस को लेकर मेल्ट करते हो, है ना। सबसे पहले हम सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। जैसे कंटेनर लेते हैं, यहाँ पर आइस लेते हैं, आइस जो है यहाँ मेल्ट कर रही है, आइस का क्यूब है, तो हम ये मेल्ट कर रही है तो क्या फॉर्म करेगी, ये लिक्विड फॉर्म करेगी, यहाँ पे लिक्विड लिक्विड का फॉर्मेशन होगा इसके अंदर, ठीक है, लिक्विड का फॉर्मेशन होगा, लिक्विड, ठीक है। यानी आप इस कह सकते हो कि इक्विलिब्रियम, यानी इस इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि H2O H2O सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है H2O लिक्विड में, H2O लिक्विड में। तो जिस रेट पर ये क्या हो रहा है, आइस मेल्ट कर रहा है, उसी रेट से ये फ्रीज भी कर रहा है। यानी आप कह सकते हो कि रेट ऑफ ये जो H2O सॉलिड है, ये रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्रीजिंग ऑफ वाटर, फ्रीजिंग ऑफ वाटर। ये कब होता है, जब इक्विलिब्रियम फॉर्म होता है, रेट ऑफ फ्रीजिंग ऑफ वाटर, ठीक है। तो जिस रेट से सॉलिड H2O सॉलिड लिक्विड में बदल रहा है, उसी रेट से लिक्विड अगेन सॉलिड में बदल रहा है, यानी इन दोनों के बीच में क्या है, इक्विलिब्रियम है, ठीक है। ये सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम था। उसी तरह से आप कह सकते हो कि लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम अगर हम बात करते हैं, लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम, ठीक है, इसको पॉज करके आप नोट कर सकते हो, लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम। लिक्विड जो है वो कन्वर्ट हो रहा है गैस में, यहाँ गैस फॉर्म हो रहा है ना, और अगेन गैस जो है ना, इसको आप लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम की जगह पर लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम भी आप बोल सकते हो। ये वेपर वेपर कंडेंस होकर के, है ना, ये वेपर का फॉर्मेशन कर रहा है एंड वेपर अगेन कंडेंस करके लिक्विड में बदल रहा है। यानी आप कह सकते हो कि इसमें रेट ऑफ एवोपरेशन will become equal to rate of condensation. रेट ऑफ evaporation will become equal to rate of condensation, यानी जिस रेट से लिक्विड वेपर में बदल रहा है उसी रेट से कंडेंस करके लिक्विड में बदल रहा है ना। तो रेट ऑफ evaporation will become equal to rate of condensation, ठीक है, जिसे लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम होता है। अब हम इसके बाद देखेंगे एक लॉ आता है, उसका नाम है लॉ ऑफ मास एक्शन, हेडिंग देते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है। जैसे मान लो, जैसे 2 मोल्स ऑफ ए अगेन कंबाइन करके 3 मोल्स ऑफ बी कन्वर्ट होकर ये बना रहे हैं, जैसे फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट विल टेक प्लेस, है ना। यानी आप 4 मोल ऑफ सी या 5 मोल्स ऑफ डी भी ले सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है ना, 2 मोल ऑफ ए रिएक्ट कर रहा है 3 मोल्स ऑफ बी से, तो आप ये कह सकते हो कि इसके अंदर रेट जो होता है, रेट ऑफ द रिएक्शन
रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। तो यहाँ कंसंट्रेशन ऑफ, इसमें क्या होगा, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं मैथमेटिकली, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए पावर 2, कंसंट्रेशन ऑफ ए पावर 2, ये कंसंट्रेशन है, इसका हम आगे डिस्कस करेंगे, है ना। और ये इसका कोफिशिएंट 2 है, इसका कोफिशिएंट 3 है, तो ये बी पावर 3 ये फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जो हमने एक ब्रैकेट के अंदर जो ए लिखा है, दिस टू बी दी कंसंट्रेशन ऑफ ए, है ना, इसको हम एक्टिव मास भी कह सकते हैं, एक्टिव मास ऑफ ए, एक्टिव मास ऑफ ए, एक्टिव मास ऑफ ए कह सकते हैं। दिस इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, एक्टिव मास क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इनटू एक्टिविटी कोफिशिएंट, एक्टिविटी कोफिशिएंट इसका मल्टीपल होता है, एक्टिविटी कोफिशिएंट। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, एक्टिविटी कोफिशिएंट जनरली जो होता है ना, ये जनरली फॉर डायल्यूट सॉल्यूशन इसकी जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, फॉर डायल्यूट सॉल्यूशन, फॉर डायल्यूट सॉल्यूशन एक्टिविटी कोफिशिएंट इक्वल टू 1, एक्टिविटी कोफिशिएंट इक्वल टू 1, ये 1 होता है। ठीक है, तो ये होता है, यानी आप कह सकते हो कि एक्टिव मास जो है डायल्यूट सॉल्यूशन के लिए उसे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के इक्वल होता है, यानी आप कह सकते हो कि कंसंट्रेशन ऑफ ए जो होगा, दिस इज आल्सो सेड टू बी द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, रिएक्टेंट ए, इसको ब्रैकेट में जो हमने लिखा है वो ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसके अंदर, रिएक्टेंट ए, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू के एफ ए पावर 2 एंड बी पावर 3। ठीक है, ये तो आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर ये जो ए है ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, दिस इज सेड टू बी दी कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और बी क्या होता है, दिस इज कंसंट्रेशन ऑफ बी, कंसंट्रेशन ऑफ बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और है ना, कंसंट्रेशन जनरली किसमें लेते हैं, मोल पर लीटर में लेते हैं। ठीक है, और ये के एफ क्या है, यहाँ पर के एफ इज सेड टू बी दी फॉरवर्ड रिएक्शन कांस्टेंट, फॉरवर्ड रिएक्शन कांस्टेंट, फॉरवर्ड रिएक्शन कांस्टेंट। ठीक है, ठीक है, अब इसी में हम ऐसा लिख सकते हैं जैसे हम यहाँ पर बात कर रहे थे, 2 moles of A plus 3 moles of B। ठीक है, दिस इज कन्वर्टिंग इनटू 4 moles of C एंड 5 moles of D। ये रिएक्शन हमने लिखी है पीछे भी, तो इसमें हम ये भी लिख सकते हैं, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दैट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ C पावर 4 एंड कंसंट्रेशन ऑफ D पावर 5। ठीक है, तो इसमें हम ऐसा लिखा सकते हैं इसके अंदर, RB दैट इज इक्वल टू RB है ना, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दैट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ C पावर 4 एंड D पावर 5, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा RB इज इक्वल टू KB C पावर 4 एंड D पावर 5, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, और इक्विलिब्रियम पर क्या होता है, एट इक्विलिब्रियम की बात करें अगर हम, एट इक्विलिब्रियम जैसा कि मैंने आपको बताया,
ग्राफ के थ्रू एक्सप्लेन किया था, ठीक है। दिस इज rate of forward reaction will be become equal to rate of backward reaction, right? Rate of forward reaction will become equal to rate of backward reaction. तो यहाँ पर हम ऐसा लिखेंगे, फॉरवर्ड रिएक्शन की जगह पर हम क्या लिखेंगे, कि एफ ए पावर 2 एंड बी पावर 3 इज इक्वल टू के, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन हो जाएगा के बी सी पावर 4 एंड डी पावर 5, ऐसा हो जाएगा। ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बिकम इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। दोनों को इक्वल करके मान लो इसके अंदर, तो के एफ ए पावर 2 बी पावर 3 के बी सी पावर 4 एंड डी पावर 5, दोनों को इक्वल किया हमने। और यहाँ पर हम ऐसा लिख सकते हैं, दोनों कांस्टेंट है, जेल कांस्टेंट, तो उसको हम ऐसा लिख सकते हैं के एफ बाई के बी, के एफ अपॉन के बी दिस इज इक्वल टू सी पावर 4 डी पावर 5 अपॉन ए पावर 2 एंड बी पावर 3, ठीक है बच्चों, ठीक है। और ये किसके इक्वल हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू के सी, दिस इज इक्वल टू के सी, ठीक है। तो केसी क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है। केसी इक्वल टू के एफ अपॉन के बी, ठीक है। तो ये होता है केसी, इसको निकालने का तरीका है केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है। अब इसी तरह से मान लो एक रिएक्शन है, एक टर्म और आता है, उसका नाम है केपी, है ना। केपी क्या होता है वो देखेंगे हम, है ना। इसको पॉज करके आप नोट कर सकते हो। केपी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, ठीक है। इसमें मान लो कि हम ऐसा लेते हैं, ए मोल ऑफ ए गैस, गैस कन्वर्टिंग इनटू सी मोल ऑफ सी गैस एंड प्लस डी मोल्स ऑफ डी गैस, ऐसा लेते हैं मान लो, ठीक है। तो इसको हम लोग, इसमें भी हम वैसा ही लगाएंगे, है ना। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन दिस विल बिकम इक्वल टू आर बी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन दैट इज टू, इस बार देखो ये गैस है, इसको हम पार्शियल प्रेशर टर्म्स में लिख सकते हैं, दिस आर इन द गैस इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं पी पी पार्शियल प्रेशर ऑफ ए पावर ए इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ बी पावर बी, ठीक है। और ये हो जाएगा आर एफ इक्वल टू के एफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ए पावर ए एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बी पावर बी, ठीक है। तो यहाँ पी ए पी बी क्या है, पी ए पी बी आप कह सकते हो, दिस इज दी पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एंड पी बी इज दी पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, ठीक है। इसका पार्शियल प्रेशर हम निकाल सकते हैं, पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए हमने गैस स्टेट में सीखा है, ठीक है। उसी तरह से रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दैट इज इक्वल टू प्रेशर प्रेशर ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ सी पावर सी, ठीक है, इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ डी पावर टी, जो उसके पावर में उसके कोएफिशिएंट के टर्म को रेज कर देते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आरबी इज इक्वल टू के बी पार्शियल प्रेशर ऑफ सी पावर सी इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ डी पावर डी, ये हो जाएगा। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब एट इक्विलिब्रियम क्या होता है, एट इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो आर एफ इक्वल टू आर बी, दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, के एफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ए पावर ए इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ बी पावर बी इक्वल टू के बी इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ डी पावर डी। ठीक है, अब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, के एफ अपॉन के बी दिस इज इक्वल टू के पी, दिस इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ सी पावर सी इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ डी पावर डी अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए पावर ए इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ बी पावर बी, ये होगा। तो ये एक्सप्रेशन आ रहा है आपका, दोनों इक्वल हो जाएंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया केपी क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट इसमें है, जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमने इन टर्म्स ऑफ केसी निकाला, इन टर्म्स ऑफ केपी निकाला, तो इन दोनों में आपस में रिलेशनशिप क्या होता है, रिलेशनशिप इन बिटवीन, ठीक है, केपी एंड केसी। तो इसको आप पॉज करके नोट कर सकते हो। हेडिंग देते हैं रिलेशनशिप बिटवीन केपी एंड केसी। देखो, रिलेशनशिप बिटवीन केपी एंड केसी, रिलेशनशिप बिटवीन केपी एंड केसी, केपी एंड केसी, इसमें आपस में क्या रिलेशनशिप होता है वो देखेंगे हम लोग। जैसे देखो, ये केमिकल ग्रुप हमने लिया था इसके पहले भी, तो इसमें हमने क्या किया था कि केपी निकाला था। तो केपी हम जो निकालते हैं, केपी निकाला था हमने, केपी जो हमने निकाला था वो पार्शियल प्रेशर ऑफ सी पावर सी था इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ डी पावर डी अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए पावर ए इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ बी पावर बी, ये होता है। और पार्शियल प्रेशर को हम कंसंट्रेशन टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो क्या होता है, पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है, जैसा कि आपको पता है पीवी इक्वल टू एनआरटी, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर को इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन क्या लिख सकते हैं, पी इक्वल टू एन बाई वी इंटू आर इंटू टी, ये आपने पढ़ा है गैसेस लॉ में, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा प्रेशर इक्वल टू क्या होगा, कंसंट्रेशन इंटू आर इंटू टी, ये हो जाएगा कंसंट्रेशन के टर्म्स में, ठीक है। तो सी इज दी कंसंट्रेशन, सी इज दी कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पर हम पार्शियल प्रेशर जो हमारा है उसको कंसंट्रेशन के टर्म्स में लिख सकते हैं, वी कैन राइट इन दिस वे, इसको हम इसके फॉर्म में लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे इसमें, दिस इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सी इंटू आर इंटू टी तो पावर सी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ डी इंटू आर इंटू टी पावर डी, कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू आर इंटू टी तो पावर ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी इंटू आर इंटू टी तो पावर बी, राइट। इसको हम ऐसे लिखेंगे, देखो ठीक है, इसको कंसंट्रेशन में लिख लिया हमने, है ना। जहां पर आपको बताया मैंने सीसी जो है वो क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सी है, ठीक है। जैसे हम इसको एक्टिव मास टर्म्स में लिखते थे ना सी, ऐसा दे आर सेम थिंग, इसको हम सेम टाइप से रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
उसको कंसोल ब्रैकेट के फॉर्म में सी लिखें या कंसोलेशन ऑफ सी लिखें, दैट सेम थिंग। तो इसमें हो जाएगा दैट विल बी दी, है ना, ये कंसोलेशन ऑफ लिखा हमने, इनटू आर टी पावर सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी। ये केपी है, ये हो जाएगा केपी इज इक्वल टू, और ये पूरा टर्म्स क्या है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग केसी इक्वल टू केसी इंटू आर इंटू टी सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी, है ना। यानी आप इसको ऐसा लिख सकते हो, केपी इज इक्वल टू केसी, और ये सिर्फ जो मोल्स है हम किसके लिए ले रहे हैं, गैस के लिए ले रहे हैं, जो गैसेस मोल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा केपी इज इक्वल टू केसी आर टी पावर डेल्टा एन जी, डेल्टा एन जी। डेल्टा एन जी का मतलब क्या होता है, कंसर्न मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। डेल्टा एन जी का मतलब ये होता है मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, डेल्टा एन जी। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप है केपी और केसी के बीच में, इसको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। इस पर क्वेश्चन देखेंगे अभी हम, ठीक है। इसमें एक चीज और आती है, वो है रिलेशनशिप बिटवीन केपी एंड के एक्स, है ना, वो देखेंगे अभी हम, ठीक है। इसको पॉज करके आप नोट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम अब हेडिंग देते हैं रिलेशनशिप बिटवीन केपी एंड के एक्स। के एक्स क्या होता है, के एक्स जो होता है, के एक्स का मतलब ये होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। ठीक है, इसको देखो, अभी हमने जो एक रिलेशनशिप निकाला था केपी का, तो केपी हमने क्या बताया आपको, केपी इक्वल टू, जैसा कि मैंने बताया आपको, पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ सी पावर सी इंटू पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ डी पावर डी अपॉन पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ ए पावर ए इंटू पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ बी पावर बी। ठीक है, अब देखो, हम लोगों ने इसके पहले गैसेस स्टेट में पढ़ा है कि पार्शियल प्रेशर क्या होता है। पार्शियल प्रेशर का हमने पढ़ा है कि पार्शियल प्रेशर इक्वल टू होता है, दिस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर जो होता है, दिस इज मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर, दिस इज पार्शियल प्रेशर। एक्स को मोल फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। तो इसको इस टाइप की क्वेश्चन, इस टाइप का जो पार्शियल प्रेशर है, इसको हम इसके टर्म्स में लिख सकते हैं, केपी पार्शियल प्रेशर मोल फ्रैक्शन ऑफ सी इंटू टोटल प्रेशर तो पावर सी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ डी इंटू टोटल प्रेशर तो पावर डी अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन टोटल प्रेशर पावर ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंटू टोटल प्रेशर पर पावर बी। ऐसा लिख सकते हैं, पीटी मतलब टोटल प्रेशर हो गया, है ना, इसको लिख सकते हैं ऐसा। और अब हम इसके बाद देखेंगे कि केपी की बात करें, तो केपी जो हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सी पावर सी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ डी पावर डी अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ ए पावर ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी पावर बी। हो जाएगा टोटल प्रेशर सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी। ठीक है, टोटल प्रेशर हो गया। तो केपी इक्वल टू, ये जो टर्म आ रहा है
ये के एक्स है, दिस इज के एक्स। के एक्स का मतलब जैसा कि मैंने बताया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे के पी इज इक्वल टू के एक्स इंटू टोटल प्रेशर सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी, जैसे के पी इक्वल टू के एक्स हो जाएगा ये वाला। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होगा नंबर ऑफ मोल्स, तो के पी इक्वल टू हम ऐसा भी लिख सकते हैं के एक्स टोटल प्रेशर ओवर डेल्टा एन जी, डेल्टा एन जी। हेडिंग देते हैं रिलेशनशिप बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, रिलेशनशिप बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, रिलेशनशिप रिलेशनशिप बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, जैसे मान लो आपको ऐसा दिया हो गया क्वेश्चन में कि N2 plus 3H2 गैस कन्वर्टिंग इनटू अमोनिया गैस, अमोनिया गैस ये दिया हुआ है, और आपको दिया हुआ है Kc इक्वल टू इसमें 49 है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू दी गई है 49। ठीक है, तो आपको क्या बताना है 2NH3 गैस कन्वर्टिंग इनटू N2 गैस प्लस 3H2 गैस, इसका K डैश C क्या होगा ये बताना है। ठीक है, और इसमें आपको एक इक्वेशन और है NH3 गैस कन्वर्टिंग इनटू हाफ N2 गैस प्लस 3/2 H2 गैस, ये होगा। तो इसका इन दोनों की वैल्यू आपको बतानी है। तो कैसे निकालेंगे आप जो सोचो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इसमें देखो सबसे पहले हम जो ओरिजिनल इक्वेशन है उसके बारे में लिखते हैं, Kc इक्वल टू NH3 का स्क्वायर अपॉन N2 इंटू H2 पर पावर क्यू, दिस इज इक्वल टू 49 है। ठीक है, अब आपको निकालना किसकी वैल्यू है, सेकंड वाली इक्वेशन की वैल्यू निकालनी है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ये वाली इक्वेशन को K डैश C इज इक्वल टू N2 H2 पावर क्यू अपॉन NH3 का स्क्वायर, और ये वैल्यू ठीक इसकी रिवर्स है। ठीक है, तो ये हो जाएगा K डैश C की वैल्यू हो जाएगी दिस इज 1/49। ठीक है, और K डबल डैश C की वैल्यू निकालनी है अगर आपको, K डबल डैश C दिस इज इक्वल टू N2 पर पावर 1/2 इंटू H2 पावर 3/2 अपॉन अमोनिया। तो ये जो है इसका ठीक रूट अंडर है, आप देख सकते हो इसका ठीक रूट अंडर है, तो इसको हम लिख सकते हैं दिस इज 1/49 पे पावर 1/2 यानी कि 1/7 हो जाएगा, दिस इज 1/7। ठीक है, इस तरह से आपको रिलेशनशिप निकालने के क्वेश्चन आते हैं, है ना। इस पर आपको क्वेश्चन जेईई मेंस और नीट में मिले। अब जैसे मान लो ऐसा दिया गया है 2NO2 गैस, है ना। तो इसकी वैल्यू जो दी गई है K1 इक्वल टू मान लेते हैं 4 है, और ये K2 इक्वल टू 3 है। तो आपको किसका निकालना है, एक नेक्स्ट इक्वेशन है दैट इज N2 प्लस 2O2
दिस इज कन्वर्टिंग इनटू 2NO2। इसका K3 निकालना आपको। देखो इसमें हम कैसे करेंगे, इसमें देखो पहली वाली जो इक्वेशन है इक्वल टू 4 है, ठीक है। और दूसरी वाली जो इक्वेशन है इसका K2 कितना हो जाएगा, K2 इज इक्वल टू NO2 का स्क्वायर अपॉन NO का स्क्वायर इंटू O2। ये इसकी वैल्यू कितनी है, 3 है। तो आपको निकालना किसकी वैल्यू है, नीचे वाली इक्वेशन में K3 निकालना है। तो K3 हम कैसे निकालेंगे, K3 इज इक्वल टू NO2 का स्क्वायर O2 का स्क्वायर। तो इसको देखिए K3 जो है, जो आपकी वैल्यू आ रही है, दिस इज इक्वल टू K1 इंटू K2, ठीक है। K1 इंटू K2 यानी कि 4 इंटू 3 कैसे टू 12, इसकी वैल्यू 12 हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हमसे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जामिनेशन में, है ना। अब इसके बाद देखते हैं राइटिंग एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं। तो आप इसमें ध्यान रखना कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, है ना, एक्टिव मास ऑफ सॉलिड, यानी आप कह सकते हो एक्टिव मास ऑफ सॉलिड, जैसे एक्टिव मास यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू 1 लेते हैं। क्यों 1 लेते हैं इसको भी देखेंगे। और कंसंट्रेशन ऑफ प्योर लिक्विड, कंसंट्रेशन ऑफ लिक्विड इन एक्सेस, अगर वो एक्सेस में रहता है, लिक्विड इन एक्सेस, तो इसका कंसंट्रेशन ऑफ लिक्विड भी जो लेते हैं दिस इज आल्सो इक्वल टू 1, ठीक है, अगर वो एक्सेस में है तो, ठीक है। ऐसा क्यों होता है उसको हम देखेंगे। जैसे कंसंट्रेशन क्या होता है, अगर आप देखो कंसंट्रेशन की बात करते हैं, कंसंट्रेशन जिसकी वेट ऑफ द सोल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सोल्यूट इसको आप मास के टर्म्स में लिख सकते हो, मास ऑफ द सब्सटेंस, मास ऑफ द सब्सटेंस, mass upon molar mass of the substance upon volume of solution liter, substance in liter। देखो अब देखो मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी होती है। तो आप लिख सकते हो डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस अपॉन मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस क्या होता है, ये कांस्टेंट होता है, जिसे कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। और मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस भी कांस्टेंट होता है, तो आप कह सकते हो मोलर मास ऑफ सब्सटेंस इज आल्सो कांस्टेंट। तो आप इसमें कह सकते हो कि कंसंट्रेशन जो होता है, आप इसलिए कह सकते हो कि ये डेंसिटी के टर्म्स में आ रही है, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ऑफ, दैट्स व्हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, लिक्विड इन एक्सेस दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसलिए कंसंट्रेशन जो हम लेते हैं सॉलिड लिक्विड का, ये 1 लेते हैं।
दिस इज 1, ठीक है। अब देखो, अब जैसे देखो मान लो आपको जैसे कि क्वेश्चन दी गई है, इसका अगर हम केपी निकालना चाहते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो केपी जो होगा इसका, ये दोनों देखो ये सॉलिड है और ये भी सॉलिड है, ये दोनों इसका ये भी सॉलिड है एंड दिस इज सॉलिड एंड दिस इज आल्सो इज सॉलिड। तो इसमें हम केपी जो लिखेंगे, केपी इक्वल टू हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ओनली, और केसी इक्वल टू हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ CO2, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ CO2। तो यहाँ पर हमने देखा कि यार सॉल्ट का जो कंसंट्रेशन है और पार्शियल प्रेशर को हमने क्या लिया है, यूनिट लिया है, ठीक है। इसी तरह की इक्वेशन आप ये भी लिख सकते हो, जैसे मान लो ये है, तो ये देखो ये दोनों गैसेस फॉर्म में है, तो इसलिए केपी केसी की वैल्यू हम क्या इन दोनों को लेंगे, तो यहाँ पर ये हो जाएगा केपी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 पावर 4 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 पावर 4। उसी तरह केसी के वैल्यू कैसे निकालेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ H2 पावर 4 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H2 पावर 4, ये केसी होगा, ठीक है। तो सॉलिड और लिक्विड का जो सॉलिड है उसका कंसंट्रेशन हम क्या लेंगे, यूनिट लेंगे। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, है ना, इसका क्या एप्लीकेशन होता है। इसमें पहला है प्रोडक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, प्रोडक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। जैसे मान लो कोई इक्वेशन दी गई है, इसका केपी और केसी ग्रेटर देन 10 पावर 3 है, तो आप ये कह सकते हो रिएक्शन ऑलमोस्ट शिफ्टेड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, है ना। जैसे ए गैस कन्वर्टिंग इनटू प्लस बी गैस कन्वर्टिंग इनटू सी गैस। अब इसका केपी की वैल्यू जो हो जाएगी पार्शियल प्रेशर ऑफ सी अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ बी होगी, एंड दिस इज इक्वल टू ये जो वैल्यू है मान लेते 10 पावर 4 है। इसका मतलब क्या हुआ, 10 पावर 4 का मतलब कि सी का जो अमाउंट है इसका प्रेशर बहुत हाई है, इसका दोनों का कम है ना, यानी कि रिएक्शन ऑलमोस्ट शिफ्ट हो गई है ना, फॉरवर्ड डायरेक्शन शिफ्ट हो गई है, रिएक्शन ऑलमोस्ट शिफ्टेड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, रिएक्शन ऑलमोस्ट शिफ्टेड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ऑलमोस्ट शिफ्टेड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। अगर मान लो इसी तरह से इसी में केपी और केसी की वैल्यू 10⁻³ से कम है, केपी और केसी लेस देन 10⁻³, तो आप कह सकते हो केपी और केसी लेस देन 10⁻³ है, 10⁻³ से कम है ना, तो आप कह सकते हो कि ये क्वेश्चन दी गई है 10⁻³ से कम है, यानी कि रिएक्शन कहाँ आकर होगी, रिएक्शन ऑलमोस्ट शिफ्टेड इन बैकवर्ड डायरेक्शन इस केस में, ठीक है। तो रिएक्शन इज आप कह सकते हो इसके अंदर रिएक्शन जो है 10⁻³ से कम है, यानी आप कह सकते हो कि जो प्रोडक्ट का अमाउंट है वो ज्यादा होगा, यानी मान लो इसका केपी अगर हम लिखें तो पार्शियल प्रेशर ऑफ सी इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ डी, ठीक है, अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, एंड दिस इक्वल टू मान लो 10⁻4 है, यानी कि इसका मतलब ए और बी का अमाउंट काफी ज्यादा हाई है, ए और बी का अमाउंट काफी ज्यादा हाई है, तो इसका मतलब क्या हुआ, रिएक्शन ऑलमोस्ट शिफ्टेड इन बैकवर्ड डायरेक्शन, यानी आप कह सकते हो कि रिएक्शन शिफ्टेड इन
बैकवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, और अगर केपी और केसी को 10 - 3 से 10 3 के बीच में है, ठीक है, इसी में देखोगे अगर आप इसको पॉज करके आप नोट कर सकते हो। और अगर मान लो इसी में केपी और केसी को 10 - 3 और 10 3 के बीच में है, ये गैस के बीच में है, यानी केपी इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ सी इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ डी अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। ये दोनों इसके कंपेरेबल में है, यानी कि दोनों जो है रिएक्टेंट प्रोडक्ट कंपेरेबल है, यानी इसमें इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करती है। तो आप इसमें कह सकते हो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर कंपेरेबल, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर कंपेरेबल। ठीक है, कंपेरेबल प्रोडक्ट है इसके अंदर। ठीक है, अब देखो दूसरा एप्लीकेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का है, वो है प्रेडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, है ना। इसको पॉज करके आप नोट कर सकते हो, प्रेडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। देखो इसमें क्या होता है, जैसे मान लो हमने जैसा देखा केपी और केसी हमने निकाला था, तो इसमें केपी जो है ना, केपी कुछ वैल्यू हमने निकाली, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ डी अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। ये कब था, एट इक्विलिब्रियम, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बिकम इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, तो एट इक्विलिब्रियम ये केपी था, एट इक्विलिब्रियम। अब इसी में देखो, जैसे अगर हम इक्विलिब्रियम से पहले और बाद की बात करते हैं, बिफोर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम जब रीच नहीं हुआ है, बिफोर इक्विलिब्रियम की अगर बात करें, बिफोर इक्विलिब्रियम इसमें एक टर्म आता है क्यू, जैसे रिएक्शन कोसेंट, रिएक्शन कोसेंट। उस समय जो होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ सी इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ डी अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, ये रिएक्शन कोसेंट की वैल्यू है। तो ये जो है रिएक्शन कांस्टेंट एट बिफोर इक्विलिब्रियम है, ये वाला जो आप देख रहे हो, दिस इज बिफोर इक्विलिब्रियम, दिस इज बिफोर इक्विलिब्रियम, है ना। ये बिफोर इक्विलिब्रियम, जैसा कि मैंने आपको बताया, इक्विलिब्रियम अचीव होने के पहले। अगर Q ग्रेटर देन P है, Q ग्रेटर देन P KP, KP और KC, आप इसमें ऐसा लिख सकते हो KP और KC, यानी Q बड़ा है, यानी कि प्रोडक्ट का अमाउंट बड़ा है ना। तो प्रोडक्ट का अमाउंट बड़ा है, रिएक्टेंट अमाउंट कम है, तो रिएक्शन में शिफ्ट कहाँ जो होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। प्रोडक्ट ज्यादा है और रिएक्टेंट कम है, तो रिएक्शन में शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, रिएक्शन में शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, एंड Q अगर लेस देन KP होता है तो
और क्यू छोटा है केपी से, तो इसका मतलब इसका मतलब प्रोडक्ट जाता है, रिएक्टेंट जाता है, प्रोडक्ट कम है, तो रिएक्शन कहाँ शिफ्ट होगी, रिएक्शन विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, है ना, रिएक्शन विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। एंड क्यू इक्वल टू केपी होगा, तो ये कब होगा, एट इक्विलिब्रियम। क्यू तो केपी की इक्वल कब है, जब इक्विलिब्रियम अचीव हुआ है। क्या तीन कंडीशन हो सकती है, क्यू ग्रेटर देन केपी और केसी, रिएक्शन विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, क्यू लेस देन केपी, रिएक्शन विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, एंड दोनों क्यू केपी दोनों इक्वल होंगे, तो उसमें कौन सी कंडीशन होगी, एट इक्विलिब्रियम की कंडीशन होंगी। ठीक है, ये कंडीशन आप ध्यान रखना। अब देखो इसमें जैसे कैसा आता है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दी गई है, इसकी के की वैल्यू जो है दिस इक्वल टू 0.061 है, के की वैल्यू, ठीक है। और ये दिया हुआ है एट इक्विलिब्रियम N2 कंसंट्रेशन 3 मोल पर लीटर है, पर लीटर है, ठीक है। एनसी का जो कंसंट्रेशन है दिस इज इक्वल टू 0.5 मोल पर लीटर। इसमें क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, है ना, क्यू की वैल्यू हो जाएगी कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया का स्क्वायर अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ N2 इंटू H2 पावर क्यू। एट इक्विलिब्रियम नहीं है ये वाला, ये कंडीशन जो है बिफोर इक्विलिब्रियम की बात हो रही है, बिफोर इक्विलिब्रियम ये है, ठीक है। तो इसमें से आप निकालोगे तो ये हो जाएगा 0.5 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर 3 इंटू 2 पावर क्यूब। ये वैल्यू हो जाएगी 0.0104, 0.0104, ठीक है। अब ये देख सकते हो क्यू की वैल्यू केसी से जो है वो छोटी है ना। ये जो क्यू निकाला हमने रिएक्शन कांस्टेंट बिफोर इक्विलिब्रियम की बात की हमने, तो क्यू इज लेस देन केसी, लेस देन केसी, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, रिएक्शन रेसिपिएंट फॉरवर्ड डायरेक्शन, है ना। क्यू की वैल्यू केसी से कम है, यानी आप कह सकते हो कि रिएक्टेंट की वैल्यू ज्यादा है, प्रोडक्ट की वैल्यू कम है, ये ज्यादा है और ये कम है, इसका मतलब क्यू की लेस देन केसी है, तो इसका मतलब ये हुआ इस केस में रिएक्शन विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, रिएक्शन विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो ये है यहाँ का। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते कैसे हैं, कैसे हम निकालते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसको हम लोग, है ना, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।